अस्सलाम वालेकुम गाइस। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री सिर्फ एक स्टोरी आप लोग नहीं कह सकते, बल्कि एक ऐसी हिस्ट्री है जो हमें बताती है कि यूनिटी के फायदे क्या होते हैं और डिफरेंसेस के नुकसान क्या होते हैं। और अगर आप लोग ये इंट्रो देख के ये समझते हैं कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो जब हम लोग एंड तक देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि इस वीडियो में जो हमारी हिस्ट्री है वो आपसे कितनी ज्यादा हद तक लिंक्ड है। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर जर्नी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किए थे सारे मुगल एम्परर, जो फर्स्ट सिक्स एम्परर्स थे औरंगजेब तक, बाबर टू औरंगजेब। तो उससे आगे जो सारा मुगल एम्पायर के एम्परर्स आए और ब्रिटिश का जो सारा रूल था, इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इन ईयर 1707 औरंगजेब की वफात के बाद, जब एम्पायर के जो आगे वाले रूलर्स थे, वीक रूलर्स थे काफी ज्यादा, उनकी वजह से और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुगल एम्पायर काफी वीक हो गया। और इसी का फायदा उठाते हुए वहाँ पे जो रीजनल किंगडम्स थे, इस तरह मराठास और सिख्स और नवाब जो थे, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली और अपनी अपनी जगह पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लग गए। क्या होता अगर ये सारे यूनाइटेड यूनाइटेड होते हैं, सारे मुस्लिम किंगडम्स और नॉन मुस्लिम किंगडम्स इस सब कॉन्टिनेंट में, तो क्या ब्रिटिश आ सकते थे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इस सारी हिस्ट्री की वीडियो में आप लोग अपने दिमाग में सोचते रहेंगे। तो आप में से कुछ लोग ऐसे समझते होंगे, जब औरंगजेब की डेथ हुई, जब वीक रूलर थे, तब ब्रिटिश आए होंगे। वैसे तो आपको ज्यादातर लोगों को इतनी हिस्ट्री बेसिक पता ही होगी, बट कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि और जब मुगल एम्पायर काफी वीक हुआ उसके बाद ब्रिटिश आए। ब्रिटिश ने जो अपनी ट्रेडिंग की परमिशन थी वो जहांगीर से 1613 के अंदर सूरत की एक वहां पे उनका आप कह सकते हैं कोई मतलब मीटिंग या इस तरह हुई थी, जिसमें जहांगीर ने परमिशन दे दी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप लोग यहाँ पे अपनी ट्रेड कर सकते हैं। और फिर ईयर 1613 से लेके ईयर 1713 तक ब्रिटिश अपना आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो अपनी ट्रेडिंग थी उसको ग्रो किया, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया सब कॉन्टिनेंट में। और जब उन्होंने देखा कि मुगल एम्पायर काफी वीक हो चुका है, उनके जो रूलर थे वो इस तरह नहीं है, उनकी यूनिटी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा हो गए हैं, तो इस चीज का फायदा उठा के उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा किया और इनडायरेक्टली उन्हीं का कंट्रोल आ गया फिर सब कॉन्टिनेंट पर। उसके बाद फिर आपको पता है 1857 के बाद ऑफिशियल जो ब्रिटिश का रूल था, हम लोग एक कॉलोनी बन गए थे ब्रिटिश की। और जो इनकी फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी वो थी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जब इन्होंने बंगाल के प्रोविंस के ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली। और ये वो टाइम था जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने एक बहुत बड़े एम्पायर को चैलेंज किया। और शॉकिंग इतनी मतलब शॉकिंग बात है कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने एक इतने बड़े एम्पायर से उनका एक बहुत मेजर प्रोविंस छीन लिया, जो बंगाल का प्रोविंस था। और फिर 1757 से लेके 1857 तक ब्रिटिश ने अपना इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा कर लिया। और मतलब आपको पता है वो मतलब दूसरे रीजन के लोग थे और यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू ज्यादा मेजोरिटी में थे। तो मुस्लिम और हिंदूज को ऐसा लगता था कि वो मतलब उनको थोड़ी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते और उनको माइनॉरिटी समझते हैं, इवन उनका अपनी रीजन में आकर उनको माइनॉरिटी समझते हैं और उनको इस तरह के उनके राइट्स नहीं मिलते। तो इसी को देखते हुए 1857 में उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट किया था सारे मुस्लिम और हिंदूज ने मिलके, और उसके हम लोग अभी रीजन डिस्कस करते हैं। 1757 और 1764 बैटल ऑफ प्लेस और बैटल ऑफ बक्सर जो थी, दो बैटल्स थी। और इनमें जब ब्रिटिश को विक्ट्री मिली तो उसके बाद ही ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हो गया था। और ईयर 1765 में दीवानी राइट्स का जब मतलब टैक्स कलेक्शन का जो राइट्स होते हैं वो जब ईआईसी को मिले, तो उन्होंने बंगाल को अपना एक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक मरकज बना लिया। और ये वही दौर था जब ईआईसी एज अ ट्रेडर मतलब आप कह सकते हैं एज अ ट्रेडिंग कंपनी वर्क कर रही थी। एज अ रूलर अभी तक वो मतलब उस तरह अपने आप को एज अ रूलर नहीं समझते थे। और जो 1757 और 1764 में बैटल्स हुई भी थी, उसमें भी थोड़े मुगल एम्पायर के अपने भी रीजंस थे जिस वजह से बैटल हुई थी, वरना ईआईसी को 1757 1764 के टाइम में वो एज अ मतलब अपनी ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो जो उनका मेन एम था वो ट्रेडिंग ही था, ना कि मतलब उस जगह को एनेक्स करना, कॉन्कर करना था हमारी वाली जो सारी जगह सब कॉन्टिनेंट उसको। तो जब ये हिंदूज और मुस्लिम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इन्होंने देखा कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने फिर 1857 में एक रिवॉल्ट लाया था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन की थी। तो चलिए हम लोग उसके सारे रीजन आपको मैं बताता हूँ। तो हम लोगों ने उसका सारा बैकग्राउंड पढ़ा ना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई क्यों थी। तो अब उसके जो मेजर रीजन है कि मतलब सबसे मेजर मेजर रीजन जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रैली हुई थी, तो वो सारे हम लोग रीजन डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट रीजन है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो 1857 में हुई थी, वो थी पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को बस एक नॉमिनल हेड बना दिया गया और उसके पास ऐसा जितनी पावर नहीं थी। और मुगल एम्पायर का डाउनफॉल देखते हुए ब्रिटिश ने पंजाब को भी एनेक्स कर लिया। और इसी तरह काफी ज्यादा बैटल्स भी जीत गए मुगल से। तो उनका ये बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस देख के जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे नाराज हो गए काफी ज्यादा। और जो दूसरा रीजन है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो जो फार्मर्स थे और वहाँ के जो लोकल्स थे उन पे काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे।
और साथ ही साथ जो जितनी भी लोकल कंपनीज थी, मतलब हम लोग अब उनसे गुड्स नहीं ले सकते थे, तो ब्रिटिश जो कंपनीज थी उन्हीं के ट्रेड को ज़्यादा प्रमोट किया गया। और एक और रीज़न जो है वो है रिलीजियस इंटरफेरेंस। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो लोगों के रिलीजन, मतलब थोड़ा उनके रिलीजन को आप कह सकते हैं डिस्टर्ब कर रही थी, जिस तरह मुस्लिम्स के अंदर भी और हिंदुइज्म के अंदर भी। और इसके हम लोग एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि 1857 में जो इनफील्ड राइफल आई थी, उसके जो कार्ट्रिजेज होते थे, वो काओ और जो पिग होता है उसके आप कह सकते हैं थोड़ी लेदर या मीट टाइप से, मतलब उसके कार्ट्रिजेज बनते थे और उसको बाइट करना होता था। तो इस तरह की जो राइफल का कार्ट्रिजेज मतलब रीलोड करने के लिए हम लोग को बाइट करना होता था। तो इस वजह से ये, क्योंकि काउस हिंदुइज्म में काफ़ी ज़्यादा काउस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और मुस्लिम्स पिग को, मतलब पिग का जो हमारे रिलीजन है उसमें पिग का जो मीट समझ सकते हैं, लेदर, हर चीज़ पिग की हराम। इवन दो हमें तो बचपन में मुस्लिम्स को कुछ कुछ ये भी बताया जाता है कि पिग का इवन दो नाम लेना भी इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह है। और ये इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉलिसीज ब्रिटिश लाए थे, जो मतलब हमारे जो रिलीजन्स थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे। और एक और जो फाइनल रीज़न है वो है मिलिट्री डिसकॉन्टेंट। तो जो हिंदूज और मुस्लिम्स जो होते थे इन ब्रिटिश आर्मी में, उनको एक, मतलब उनका एक अलग मैक्सिमम रैंक होता था और उसके ऊपर वो लोग नहीं जा सकते थे। और वहीं ब्रिटिश के जो अपने लोग होते थे, वो मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक तक भी जा सकते थे प्रमोशन कर करके। वहीं ब्रिटिश जो हमारे हिंदूज और मुस्लिम्स थे जो इस रीजन के लोकल्स थे, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था, और साथ ही साथ उनको सैलरीज भी कम दी जाती थी, और उनके जो अवार्ड होते थे वो भी अलग होते थे। और ब्रिटिश के वहीं दूसरे, मतलब डिफरेंट टाइप के अवार्ड होते थे। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जब मतलब मीरठ की सिटी से स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को, जब जो लोकल सिपाहीज थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट बगावत की। और जो बहादुर शाह जफर था उसको सिम्बोकली मतलब वहाँ का लीडर डिक्लेयर किया गया। और इनकी जो जंग की जो की प्लेसेस थी, या कि आप कह सकते हैं लखनऊ, दिल्ली और कानपुर। तो ये जो वॉर थी ये तो है आपस में आप कह सकते हैं रिबिलियन फेल हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनके पास काफ़ी एडवांस टाइप की वेपन्स थी, टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वहाँ यूरोप जो उनका अपना एरिया वहाँ पे उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था। तो उनके पास थोड़े एडवांस टाइप की वेपन्स थे और सब कुछ था। वहीं जो ये सब कॉन्टिनेंट के लोग थे वहाँ पे, इवन तो ये भी कुछ कुछ बैटल से मशहूर है कि मतलब जो मुगल्स की आर्मी थी, या जो मुस्लिम्स की आर्मी आप कह सकते हैं, मुस्लिम हिंदूज की आर्मी थी, वो स्वॉर्ड से लड़ रहे होते थे और सामने उनके पास बहुत अच्छी अच्छी राइफल्स होती थी। जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, मतलब कह सकते हैं कुछ कुछ जो बीच में आप बैटल्स, क्योंकि हर में तो अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे लोग हैं लोकल, जो उनके पास एक भी, मतलब आप कह सकते हैं राइफल या कोई इस तरह की गन ना हो। खैर जो भी है, वॉर का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई थी, इसका आफ्टर मैथ ये हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इस जगह को, मतलब अपने कॉलोनी एक्सेप्ट किया और कॉलोनी बना लिया। और साथ ही साथ जो मुगल एम्पायर था वो अपने, मतलब एबॉलिश हो गया कम्प्लीटली, और बहादुर शाह जफर को एज अ, मतलब किंग, मतलब फर्स्ट, मतलब बहादुर शाह जफर जो उनका लास्ट एम्पायर था मुगल एम्पायर का, वो मतलब टाइप ऑफ, मतलब उनको कहते हैं किंग ही थे, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि अब कोई किंग लगेगा ही नहीं, और जो ब्रिटिश ने मुगल एम्पायर को कम्प्लीटली अबॉलिश कर लिया। और फिर 1858 से लेके 1946 तक वो दौर था जब ब्रिटिश ने डायरेक्टली हमारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर। और ये वही दौर था जब मुस्लिम रिवाइवल और अलीगढ़ मूवमेंट और ऐसी काफ़ी ज़्यादा, मतलब रिवाइवलिस्ट रिफॉर्म्स लाए गए थे सारे सब कॉन्टिनेंट के रीजन में। तो पहले मतलब ये सारा टाइम था, इसको डिस्कस करते हैं। तो जो इस टाइम के सबसे, मतलब कह सकते हैं की फिगर है मुस्लिम्स के लिए, वो हैं सर सैयद अहमद खान। तो उसका जो रीज़न था वो ये था कि 1857 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, आप कह सकते हैं जो यूनाइटेड किंगडम के, मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश राज था, वो मुस्लिम्स को ज़्यादा ब्लेम देता था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कहते हैं द ग्रेट रिवॉल्ट या द इंडियन रिवॉल्ट। तो उसके लिए जो मेन ब्लेम डालते थे वो मुस्लिम्स पे डालते थे। और इस वजह से मुस्लिम्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो पहले ही उनको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, अब तो वो भी, मतलब बिल्कुल मुस्लिम्स को हिंदूज ने आउट नंबर कर लिया था 4-1 की रेशो से। मतलब एक ऑप्शन में अगर फॉर एग्जांपल 4 हिंदूज होंगे तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक मुस्लिम होगा। और मुस्लिम्स खुद भी थोड़ा ब्रिटिश से अब थोड़ा नफरत आप कह सकते हैं हेट करने लग गए थे ब्रिटिश को। और इसी वजह से ना उनकी वो लैंग्वेज सीखना चाहते थे, ना उनका कल्चर अडॉप्ट करना चाहते थे। और इसी वजह से जो मुस्लिम्स थे काफ़ी पीछे रह गए थे हिंदूज। वहीं हिंदूज जो थे वो मतलब अपनी इंग्लिश उन्होंने सीखी है, उनकी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, उनके अंदर जाकर उन्होंने मतलब प्रॉपर एजुकेशन अपनी ली। और हिंदूज को अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे थे, क्योंकि उन मतलब जो उनका ओपिनियन था, पॉइंट ऑफ व्यू था, द इंडियन रिवॉल्ट या द ग्रेट रिवॉल्ट जो 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उनका ये था, ये जो सारा रिवॉल्ट था ये मुसलमानों की वजह से, मुस्लिम्स की वजह से हुआ है। उसके बाद ये सब चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें जब सर सैयद अहमद खान ने देखी, तो उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट आप कहते हैं, तो उनकी जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये अलीगढ़ मूवमेंट थी, जिन्होंने मतलब जिसमें उन्होंने
मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया और साथ ही साथ इस्लाम का भी जो आप कह सकते हैं जो क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश की एजुकेशन थी वो तो ऑब्वियसली मतलब क्रिश्चियंस थे, तो उनके एजुकेशन में इस्लाम तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग इस्लाम मतलब अपने रिलीजन के साथ साथ रहते हुए मतलब इस्लाम का मतलब एज अ मुस्लिम ही हम लोग इंग्लिश और उनका कल्चर थोड़ा बहुत अडॉप्ट करते हैं ताकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें जिस तरह हिंदूज़ के मिल रही हैं। और ये साथ साथ अपने रिफॉर्म्स तो चल रहे थे, मुस्लिम्स के भी अपनी तरफ, हिंदूज़ के भी, आर्य समाज और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो रिफॉर्म्स ला रहे थे। बट जो भी था मतलब रिफॉर्म्स से उस तरह फ़र्क तो पड़ा है मतलब आखिर में जाके हम लोगों को एक कह सकते हैं एक रिजल्ट मिला, एक अवार्ड मिला अपनी इन सारी स्ट्रगल्स का। बट ये जो सारा टाइम लाइन था ब्रिटिश कंट्रोल का, इसमें ब्रिटिश ने हमारे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज और अपने साथ काफ़ी हमारी जो एक्सपेंसिव चीज़ें जिस तरह आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कोहिनूर डायमंड और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमसे ली हैं और इन रिटर्न हमें इन लोगों को कुछ दिया नहीं है इवन दो। और जो उनकी एजुकेशन थी उन्होंने मतलब उस तरह हमें ना अपॉर्चुनिटीज़ दी है, ना हमें उस तरह वो रिस्पेक्ट देते थे, ना हमारे साथ थोड़ी डिग्निटी करते थे जो अभी डिग्निटी की बात करते हैं यूके वाली और सारी यूरोपियन यूनियन। तो यही चीज़ है कि ब्रिटिश ने जो सारा अपना टाइम था जो भी कह सकते हैं 90 या 100 ईयर्स, तो मतलब 90 ईयर्स, हाँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने सब कॉन्टिनेंट को मतलब हम उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, बट हमें कुछ उनकी वजह से ऐसा जितना बड़ा गेन नहीं हुआ। और इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा, ब्रिटिश बिहेवियर विद मुस्लिम्स एंड हिंदूज ड्यूरिंग देयर रेन इन सब कॉन्टिनेंट। तो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट मतलब ये सारा जो ब्रिटिश रूल था उसके अंदर जो सबसे सिग्निफिकेंट डेट है वो 1940 का जो ईयर है वो है, क्योंकि 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी जो एक मतलब सेपरेट मुस्लिम कंट्री डिमांड कर रही थी। पहले पहले 1940 से पहले भी मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री मांगना चाह रहे थे दोनों हिंदूज और मुस्लिम मिलके। बट गाइस ईयर 1857 से ईयर 1946 के बीच जब हम लोगों ने सारी जर्नी डिस्कस की, ये हमें ये सिखाती है कि जो इंडिपेंडेंस आज़ादी का जो रास्ता होता है वो डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन हम लोग अपनी स्ट्रगल दे के अपना फुल पोटेंशियल दे के हम लोग आखिर में सक्सेसफुल हो भी सकते हैं। जिस तरह कायद आज़म और नरेंद्र वहाँ पे जो थे गांधी, उन दोनों ने अपनी मतलब स्ट्रगल्स के तहत दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज ब्रिटिश से ले के दिखाई। और ये जो सारी वीडियो थी इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल वीडियो भी बना सकते थे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर भी थे जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और यूरोपियन कंट्रीज के साथ ब्रिटिश के रिलेशंस और बाकी कॉलोनीज़ के सारा जो आपस में रिलेशंस थे ब्रिटिश की बाकी कॉलोनीज़ थी। तो इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर भी अलग से मैं वीडियो बना लूँगा जिसमें मैं इस वीडियो का भी रेफरेंस दे दूँगा, क्योंकि इस वीडियो हम लोग वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के मैं आपको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते थे। वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा, जो हिस्ट्री होती है, तारीख, वो सिर्फ हमें फैक्ट्स और स्टोरीज नहीं देती बल्कि हम लोगों को एक अपना लिविंग स्टाइल देती है और हमें लोगों को बताती है कि जो हमारा हम लोगों का बैकग्राउंड है वो क्या है। जिस तरह आज की वीडियो में हम लोगों ने हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं हम लोगों ने अपना बैकग्राउंड डिस्कस किया है, जो हमारी पूरी सीरीज थी 3-4 वीडियोज थी। तो इसमें मैंने इतना डिटेल तो नहीं बताया, बट हम लोग डिटेल वीडियो भी ब्रिटिश राज के ऊपर हम लोग एक अलग बना देंगे। तो चलें आज की सारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।